यूज ऑफ एज सुन एज कंजक्शन, यानी कि एज सुन एज का कंजक्शन के रूप में कैसे यूज होता है। एज सुन एज मीन्स होता है ज्यों ही त्यों ही। आज हम लोग एज सुन एज का प्रयोग देखेंगे केवल कंजक्शन के रूप में। ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं और ख़ास करके जो आपको बताया जाएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें कंडीशन होता है, यानी कि इसी को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग एज सुन एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिए अगर पढ़ने वाले हैं तो। पहला सेंटेंस दिया गया है, एज सुन एज द मैच स्टार्टेड इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही वर्षा शुरू हो गई, यानी कि ज्यों ही मैच शुरू हो गया त्यों ही वर्षा शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा शुरू हो गई। एज सुन एज, ज्यों ही द मैच स्टार्टेड, ज्यों ही मैच शुरू हुआ। तीसरा है, एज सुन एज द मैच स्टार्ट्स, जैसे ही वर्षा शुरू होती है इट विल स्टार्ट रेनिंग, तो वर्षा होने लगती है। अब यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस को एक आप देखोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो इसका अर्थ हम ऐसे निकालेंगे कि जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही वर्षा शुरू होने लगती है। ये दूसरा सेंटेंस है, इट विल स्टार्ट रेनिंग, वर्षा शुरू होने लगेगी जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे ही मैच शुरू होता है। तो आप देखोगे चारों सेंटेंस में जो सेंटेंस है ना, इन चारों सेंटेंस में आपको एरर देखना है कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। दरअसल अगर आप ध्यान दोगे और कमेंट अगर आप करते हो कि इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है और आप बताते हो कि पहला गलत है या दूसरा गलत है या तीसरा गलत है या चौथा गलत है, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन तो गलत नहीं है लेकिन आप गलत हो। अब कारण कहाँ है, क्या है? इसमें एक चीज़ हमको ध्यान देना है, जो एज सुन एज कंजक्शन होता है, एज ये अगर देखा जाए तो इस रूल को फॉलो करता है। एज सुन जो आता है, एज सुन एज, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है और ये दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करता है। तो जो कंडीशन इसके साथ बनता है वह कंडीशन बनता है कि अगर एज सुन एज कहीं कंजक्शन के रूप में है और उसके पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज है अगर पास्ट टेंस में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होगा। याद रखना, एज सुन एज से जुड़ा हुआ सेंटेंस अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सब क्लॉज जो होगा, यानी कि जो उपवाक्य होगा, यह भी पास्ट में ही होगा। और अगर एज सुन एज के साथ कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। फिर से एक बार देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो एज सुन एज के बाद जो क्लॉज रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। आप ऐसे जानो कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज, ये वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका मैं नियम लिख दे रहा हूँ, यदि प्रिंसिपल क्लॉज, अगर प्रिंसिपल क्लॉज ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, सिंपल फ्यूचर भी इसको बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में है और यहाँ पर एज सुन एज लगा है, एज सुन एज लगा है, तो ये जो सेंटेंस होगा, यानी कि जो सब क्लॉज होगा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो इसका मतलब यहाँ एज सुन एज रहेगा और एज सुन एज के साथ, एज सुन एज के साथ यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट आप उसको बोल सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा और फिर कामा दे करके यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। हमेशा याद रखना, ये जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन याद रखना। एग्ज़ाम में क्या करता है कि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट दे देगा और फिर एज सुन एज के बाद भी फ्यूचर इंडेफिनिट देगा, तो बच्चे कहेंगे कि चलो ठीक है, ये गलती हो जाती है। और यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट देता है एज सुन एज के बाद, तो कामा के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट दे देगा, तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, एज सुन एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट
और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। अगर पहले फ्यूचर इंडेफिनिट है और फिर एज सून एज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में और जो सब क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। पहला तो ये रखो। दूसरा इसमें एक चीज़ और याद रखो कि कहीं कहीं क्या करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी दे देता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को भी फॉलो किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। तो याद रखना एज सून एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा रहेगा या प्रेजेंट परफेक्ट जुड़ा रहेगा, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा यानी कि कामा के बाद वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद पास्ट वाले सिस्टम को समझते हैं। देखो एक सेंटेंस है, सी विल कॉल मी, सी विल कॉल मी, यानी कि वह मुझे कॉल करेगी यानी कि फ़ोन करेगी एज सून एज ज्यों ही सी वह स्टेशन पर पहुँचेगी, यानी कि सी रीचेज एट द स्टेशन, रीचेज एट द स्टेशन। अब देखो रीचेज के साथ एट का प्रयोग गलत है, यानी कि रीच के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अब आपने यहाँ देखा कि सी विल कॉल मी, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और यहाँ जो एज सून एज लगा है इसका मतलब इसके बाद जो आ रहा है वो है सब क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट में और जो सब क्लॉज है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। यानी कि जब भी एज सून एज जुड़ा रहेगा और उसके पहले प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, और इसके बाद जो सेंटेंस रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब कल्पना करो कि कहीं ऐसा हो जाए कि ये सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाए, एज सून एज, यानी कि ज्यों ही, एज सून एज ज्यों ही सी रीचेज, ज्यों ही वह पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, द स्टेशन, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचती है वैसे ही, यहाँ पर कामा लगेगा। जब एज सून एज पहले रहेगा तो इसके साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा उसके बाद जो अगला प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे तो कामा के साथ लिखेंगे कि वह मुझे कॉल करेगी, यानी कि सी विल कॉल मी, वह मुझे कॉल करेगी। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे इसका अर्थ निकाल सकते हो कि ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचेगी त्यों ही वह मुझे कॉल करेगी, या ऐसे इसका अर्थ निकाल सकते हो कि जैसे ही वह स्टेशन पहुंचती है वैसे ही मुझे वह कॉल करती है, लेकिन ज़्यादातर हम गा गई गे गई में ही निकालते हैं। तो इससे आपने क्या सीखा कि जो एज सून एज है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो जुड़ा हुआ नहीं है यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है यह फ्यूचर इंडेफिनिट में है। यह ऐसे भी हो सकता है एज सून एज सी हैज़ रीच्ड द स्टेशन, तो भी इसके साथ जो सेंटेंस आप जोड़ने जा रहे हो, जो क्लॉज आप जोड़ने जा रहे हो वह फ्यूचर इंडेफिनिट में ही होगा, यानी कि सी विल कॉल मी, वैसे ही वो मुझे फ़ोन करेगी। तो हमेशा याद रखना कि एज सून एज के साथ सिंपल प्रेजेंट या एज सून एज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो हमेशा फ्यूचर में ही होगा। अभी एक और सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस देखो, जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ साइकिल, मैं एक साइकिल खरीदने जा रहा हूँ। एज सून एज ज्यों ही खरीदने जा रहा हूँ त्यों ही माई फादर गिव्स मी मनी, ज्यों ही मेरे पिताजी मुझे धन देते हैं वैसे ही मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ। तो आप कहोगे कि जो हाँ एज सून एज है ना, ये एज सून एज है, तो इसके पहले यानी कि यहाँ पर
जो आपने यूज किया वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये तो ठीक है, बट यहाँ पर आपने कहा है कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर इंडिफिनिट तो है नहीं। दरअसल ये जो सेंटेंस है ना, इसके टाइम ड्यूरेशन में जब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि ये फ्यूचर है, क्योंकि मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ, मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ, यानी कि मैं खरीद नहीं रहा हूँ। अगर मैं खरीद रहा होता तो फिर वो फ्यूचर प्रेजेंट में हो जाता, लेकिन अभी तो मैं खरीदने जा रहा हूँ, अभी पैसे मिलेगा तब तो खरीदूँगा, इसका मतलब ये फ्यूचर में है और बिल्कुल सही है। एक ऐसे भी सेंटेंस देखो जैसे आई हैव टू गो, ये कौन सा टेंस है? अगर आप इस पर देखोगे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, तो यह फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर टेंस है। अगर मैं लिख दूं आई एम टू गो, तो ये कौन सा टेंस है? तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। आप कहोगे कि कैसे, ये तो सारा प्रेजेंट में यूज हुआ है। नहीं, आई हैव टू गो इसका मतलब मुझे जाना है, मैं गया नहीं हूँ। आई हैव टू गो का मतलब मुझे जाना है, अभी मैं गया थोड़ी हूँ। आई एम टू गो, मुझे जाना है, अभी जाना है, मैं गया थोड़ी हूँ। तो इसका मतलब जाना है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर है। तो हमेशा याद रखना कि एज सुन एज के पहले यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर में होगा, और एज सुन एज के बाद जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। इसी कॉम्बिनेशन के साथ और इसी कंडीशन के साथ इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि अगर एज सुन एज के साथ पास्ट इंडिफिनिट है या पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही होना चाहिए। जैसे एज सुन एज द मैच स्टार्टेड, एज सुन एज द मैच स्टार्टेड। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कामा लगेगा, क्योंकि एज सुन एज जो कंजक्शन है ये पहले लग चुका है, और इसके साथ जो लगा हो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसका मतलब कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसका मतलब है कि जो दूसरा सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में ही होगा। तो आप इसे पास्ट में लिख सकते हो, इट स्टार्टेड रेनिंग। या ऐसा भी हो सकता है कि यह सेंटेंस जो इट स्टार्टेड रेनिंग आप पास्ट में लिखे हो, यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, है ना। अच्छा, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये सेंटेंस आपने ऐसे लिखा। दूसरा सेंटेंस हो सकता है इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि वर्षा शुरू हो गई ज्यों ही, यानी कि एज सुन एज द मैच स्टार्टेड, जैसे ही मैच शुरू हुआ यानी कि वर्षा शुरू हो गई। अब यहाँ देखो एज सुन एज के बाद ये पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है, तो इधर वाला भी सिंपल पास्ट होना चाहिए, या इसको चाहो तो आप पास्ट परफेक्ट भी लिख सकते हो, यानी कि इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, और फिर उसके बाद आप लिख दो एज सुन एज द मैच स्टार्टेड। यानी कि आप हमेशा याद रखना एज सुन एज के साथ जो कंडीशन बनता है वो कंडीशन क्या बनता है। देखो, जैसे अगर मैं लिखूं, कोई सेंटेंस लिखता हूं, ही विल गिव मी सम मनी, ही विल गिव मी सम मनी, वह मुझे कुछ धन देगा जैसे ही एज सुन एज ही विल अर्न, है ना, एज सुन एज ही विल अर्न, यानी कि वह मुझे कुछ धन देगा कब, जैसे ही, यानी कि ज्यों ही वह कमाता है त्यों ही वह मुझे धन देगा। तो इस सेंटेंस में गलती क्या है? यहाँ देखो, जो एज सुन एज लगा है ना, तो एज के बाद जो है ना, ये आपका जो सब क्लॉज है ये वाला ध्यान देंगे। तो इसके पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये किस में है?
ये आप कहोगे फ्यूचर में है। तो जब फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस जो होना चाहिए था, यानी कि ये वाला ही विल अर्न, वह कमाएगा, तो ये होना चाहिए था प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी कि ही अर्न्स मनी, ही अर्न्स मनी या ही हैज़ अर्नड मनी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये मतलब ये पूछा भी जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।